हाँ जी, नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। गाइज़ आज हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारे इनकम टैक्स का है सीए इंटरमीडिएट के अंदर जो इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको आज हम कवर करेंगे। दैट इज़ योर पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिज़नेस और प्रोफेशन। तो गाइज़ सबसे पहले जैसे जितने हेड्स ऑफ इनकम अभी अभी तक हमने पढ़े हैं या रिवाइज़ भी किए हैं, हमने सबसे पहली और बेसिक बात ये सीखी है कि भाई हेड्स ऑफ इनकम के अंदर आप पहले ये जानोगे कि आप इनकम कैलकुलेट करते कैसे हो। जितने भी हेड्स ऑफ इनकम है सब में हमारे लिए डिफरेंट डिफरेंट जितने भी हेड्स हैं सब ये बताते हैं कि हमें इनकम कैलकुलेट करने का तरीका है क्या। तो अगर आप बिजनेस करते हो, आप प्रोफेशन से या वोकेशन से इनकम कमाते हो, वोकेशन मतलब टेम्परेरी बेसिस पे भी अगर कोई काम करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, तो फिर किस तरीके से आपकी इनकम टैक्सेबल होगी उस पर हम बात करके चलेंगे। सेक्शन 28 से लेके 44 तक आपके लिए सेक्शन पीजीबीपी के अंदर कवर होते हैं। 28 और 41 ये दो सेक्शन जो है वो आपके लिए इनकम के सेक्शन है, और 30 से लेके 38 तक के जो जो सेक्शंस हैं वो आपके लिए एक्सपेंसेस के सेक्शंस हैं। ठीक है, आप किस तरीके से पीजीबीपी के हेड के अंदर इनकम को कैलकुलेट करते हो वो भी बता रखा है। हम प्रॉफिट को टैक्सेबल करवाते हैं, तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का तरीका होता है हमारे इनकम में से क्या माइनस कर देना, एक्सपेंसेस माइनस कर देना। डिटेल तरीका क्या है, क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है, उसका एक क्लासिफिकेशन हमारे माइंड में होना चाहिए, एक ओवरव्यू हमारे माइंड में होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत 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 ध्यान से मेरे साथ में कुछ चीजें देख करके चलेंगे। जैसे सबसे पहले, अगर आपको इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए जो भी आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, देखो बाकी के हेड्स में हम कहीं पे जैसे कैपिटल गेन में आप सेल कंसिडरेशन को यूज कर रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी में जो रेंट मिला है उसको यूज कर रहे हो, सैलरी में जो सैलरी रिसीव हो रही है उसको यूज कर रहे हैं। बट पीजीबीपी में जो शुरुआत होगी वो अकाउंटिंग के प्रॉफिट से होगी। तो जो प्रॉफिट या लॉस एज पर योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग दे रखा है उसमें कुछ चीजें ऐड करवाएंगे। ये क्या चीजें होती है इनकी डिटेल में भी हम बात करेंगे, और कुछ चीजें हम लेस करवाएंगे। ऐड क्या क्या होगा, डेप्रिसिएशन जो कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चार्ज हुआ है। रीजन क्या है भाई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन आपको अलाउ नहीं होगा। इनकम टैक्स के हिसाब से सेक्शन 32 के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन है वो आपको अलाउ करवाया जाएगा। तो ऐड कर देंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन और लेस करवा देंगे इनकम टैक्स के हिसाब से जो सेक्शन 32 के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है वो। ऐसे खर्चे ऐड करवा देंगे जो कि आपको अलाउ नहीं होने वाले हैं, डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोविजंस वगैरह क्रिएट करना, या पिछले सालों के कोई खर्चे ऐसे हैं जो आपने पीएनएल में शो कर रखे हैं। तो अगर ऐसा कोई खर्चा है जो कि अलाउ नहीं होने वाला है, वो आप यहाँ पे डिसअलाउ करवा दोगे। इसके अलावा आप जो है यहाँ पे ऐड कर देंगे ऐसी कोई भी इनकम जो कि इनकम टैक्स में तो आप कंसिडर नहीं करते हो, बट वो आपके लिए यहाँ सॉरी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो कंसिडर नहीं करते हो, बट पीजीबीपी में कंसिडर होगी एज ए डीम्ड इनकम। सेक्शन 41 ऐसी इनकम पे बात करता है, बेड डेट रिकवर्ड। वैसे बेड डेट रिकवर्ड तो आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी कंसिडर होता है, बट उसके अलावा भी है, जैसे साइंटिफिक रिसर्च का असेट बेच दिया, उस पर कोई हमने पैसा वगैरह कमा लिया, तो वो यहाँ पे टैक्सेबल होगा, मतलब वो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट में ऐड होगा। तो ऐसी इनकम जो सेक्शन 41 में आप कमा रहे हो वो इनकम यहाँ पे ऐड करवा दी जाएगी। कुछ चीजें लेस करवाएंगे, जैसे डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 का वो माइनस होगा ही होगा। ऐसी इनकम जो बाकी के हेड्स में टैक्सेबल होगी, जैसे कई बार है ना पीएनएल में आप इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड ये सब शो कर रहे हो, बट ये सारी इनकम जैसे इंटरेस्ट और डिविडेंड इज टैक्सेबल, अदर सोर्सेज, रेंट रिसीव्ड इज टैक्सेबल अंडर द हाउस प्रॉपर्टी, तो ये वहां पे टैक्सेबल होंगे, वो यहाँ टैक्सेबल नहीं होंगे। फिर इसके अलावा कोई भी एक्सपेंसेस जो आपके लिए पीजीबीपी के हेड में जो है वो अलाउ करवाया जा रहा है, मतलब कोई भी ऐसा खर्चा है जो आपको अलाउ करवाया जा रहा है, तो वो यहाँ पे आपका माइनस होगा। जैसे बेड डेट वगैरह हो गया, बेड डेट का भी पॉइंट आएगा। तो बेड डेट तो अकाउंटिंग में भी अलाउ होता है, हाँ अकाउंटिंग में होता है, लेकिन कई बार अकाउंटिंग में ना अलाउ होने पर भी वो पीजीबीपी में अलाउ हो जाता है, ऐसे भी कुछ केसेस हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन है 35 और 35 एडी, दो सेक्शन है कैपिटल एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग, एक सेक्शन 35 है और एक 35 एडी है। इनके हिसाब से कहीं अगर कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन है तो वो भी माइनस करवाएंगे, और हमारे पास में क्या आ जाएगा, इनकम अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी आ जाएगी। गाइस मैं बहुत ही डिटेल में रिवाइज करवाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को टच कर पाऊं, ईच एंड एवरी पॉइंट्स को डिटेल में ही टच कर पाए। जितना जितने पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे हैं, ये सारे जो ऐड और लेस हो रहे हैं, इन सब की हम बहुत ही डिटेल में बात करके चलेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, बिजनेस का मतलब होता है क्या है भाई। जब भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो हम उसको बिजनेस बोलते हैं और प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं। बट एज पर पीजीबीपी हेड जरूरी नहीं है कि बिजनेस जो है वो रेगुलर एक्टिविटी हो। अगर एक सिंगल ट्रांजेक्शन भी हुआ है वो भी कॉन्स्टिट्यूट करेगा बिजनेस। ए सिंगल ट्रांजेक्शन कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। सिंगल ट्रांजेक्शन मतलब एक ट्रांजेक्शन को भी बिजनेस माना जाएगा। जनरली उसको वोकेशन के टर्म से नाम से दे दिया जाता है। भाई इनकम को कैलकुलेट करोगे कैसे, कैश बेसिस से या एक्रूअल बेसिस से? तो बहुत सिंपल तरीका दे दिया कि असेसी अपने अकाउंटिंग के लिए जो बेसिस फॉलो करता है ना, असेसी अपने अकाउंटिंग के लिए जो बेसिस फॉलो करता है, हम भी पीजीबीपी के अंदर वही फॉलो करके चलेंगे। तो बहुत ध्यान से, असेसी अपने अकाउंटिंग करने के लिए जो बेसिस फॉलो कर रहा है
एसएससी अकाउंटिंग में अगर कैश बेसिस फॉलो कर रहा है तो हम पीजीबीपी में भी कौन सा बेसिस फॉलो कर लेंगे, कैश बेसिस। अगर एसएससी मर्केंटाइल या एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहा है अपने अकाउंटिंग के लिए तो हम यहाँ पे भी क्या फॉलो कर लेंगे, मर्केंटाइल और एक्रूअल बेसिस फॉलो कर लेंगे। मेरे ख्याल से इतनी बात डन लगती है। हाँ जी, इनकम अगर अराइज होती है बिजनेस से, प्रोफेशन से, वोकेशन से, वो सब टैक्सेबल होगी अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। वो सारी की सारी चीजें जो है वो पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल हो रही होगी। भाई दो तरीके के बिजनेस होते हैं, एक होता है हमारे लिए स्पेक्युलेटिव बिजनेस और एक होता है नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस। एक होता है स्पेक्युलेटिव बिजनेस और एक होता है नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस। स्पेक्युलेटिव और नॉन स्पेक्युलेटिव के अंदर इनकम को कैलकुलेट करने का या प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल सेम है, ठीक है, बट फिर भी इनको डिफरेंशिएट इसलिए किया गया है क्योंकि भाई यहाँ पे जो प्रॉफिट और सॉरी यहाँ पे जो लॉस होता है ना उसको सेट ऑफ करवाने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। इसीलिए हम इनको अलग अलग करके चलते हैं, अदरवाइज प्रॉफिट और इनकम कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल 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 सेम है, ठीक है, ध्यान रख के चलना। स्पेकुलेटिव बिजनेस इज लाइक दिस, जो चांस की वजह से हम पैसा कमाते हैं। और सर्विसिंग हो गया, एफ एंड वगैरह के अंदर जनरली आप जो ट्रेडिंग वगैरह कर रहे होते हैं, ट्रेडिंग वैसे शेयर खरीदना शेयर बेचना, ये बिजनेस जो है वो आपका स्पेकुलेटिव नहीं है, ये नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में ही आएगा। पर ट्रेडिंग वगैरह आप कर रहे हैं तो फिर वो आपके लिए वहां पे आ जाएगा, कहाँ पे, स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंदर आ जाएगा। तो भाई क्या होता है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस को क्यों अलग किया जा रहा है, क्योंकि लॉस जो होगा ना स्पेक्युलेटिव बिजनेस का वो नॉन स्पेक्युलेटिव में सेटअप नहीं हो सकता। तो मतलब स्पेक्युलेटिव में अगर कोई लॉस हुआ तो वो किसी दूसरे स्पेक्युलेटिव बिजनेस से सेटअप होगा या फिर अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और सेम स्पेक्युलेटिव बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है तो वहां से सेटअप होगा। अगर कोई स्पेक्युलेटिव बिजनेस का आपका लॉस है तो वो नॉन स्पेक्युलेटिव मतलब नॉर्मल बिजनेस के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं होगा। होपफुली मेरी ये बात आपको समझ में आती है। तो भाई ध्यान रखना, लॉस ऑफ दिस बिजनेस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ स्पेक्युलेटिव बिजनेस, ठीक है, डन। और दूसरी बात भाई, ये कैरी फॉरवर्ड भी सिर्फ और सिर्फ 4 सालों के लिए होगा, इससे ज्यादा ये कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। वहीं पे नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस क्या है, ये कोई भी इसमें अगर लॉस होता है तो ये किसी भी बिजनेस के अगेंस्ट में सेटअप हो जाएगा। और जो कैरी फॉरवर्ड है भाई वो कितने सालों के लिए हो सकता है, 8 सालों के लिए हो सकता है। कैरी फॉरवर्ड कितने सालों के लिए हो सकता है, 8 सालों के लिए हो सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो जनरली लगती तो हमें स्पेक्युलेटिव है बट वो स्पेक्युलेटिव होती नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेनली डेरिवेटिव्स खरीदना बेचना, चाहे वो कमोडिटी डेरिवेटिव हो चाहे फिर वो स्टॉक डेरिवेटिव हो। अगर वो इक्विटी डेरिवेटिव हो, कमोडिटी डेरिवेटिव हो, खरीदना बेचना आपके लिए क्या नहीं है, बेसिकली स्पेक्युलेटिव नहीं है। दूसरा हमारे लिए आता है कि भाई अगर हैजिंग के ट्रांजेक्शन में आप इन्वॉल्व हो तो वो भी क्या नहीं है, वो स्पेक्युलेटिव नहीं है। जो जनरली हमें स्पेक्युलेटिव लगते हैं लेकिन वो स्पेक्युलेटिव नहीं है। तो होपफुली इतनी बात आपको समझ में आती है। अगर कोई पर्सन शेयर मार्केट के स्टॉक के खरीदने बेचने के बिजनेस में है तो वो भी स्पेक्युलेटिव में नहीं आएगा, ठीक है, वो भी आपका नॉर्मल बिजनेस में ही आएगा। मतलब ब्रोकर्स वगैरह जो हो गए वो भी आपके नॉर्मल नॉर्मल बिजनेस में ही कंसिडर किए जाएंगे। तो स्पेक्युलेटिव और नॉन स्पेक्युलेटिव को अलग करने का सिंपल रीजन है कि भाई जो स्पेक्युलेटिव का लॉस है ना वो नॉन स्पेक्युलेटिव के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं होगा। स्पेक्युलेटिव का लॉस है वो 4 इयर्स तक ही कैरी फॉरवर्ड होगा, और वहीं पे नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस जो है वो कहीं से भी सेटअप हो जाएगा और उसका लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आने वाले 8 सालों के लिए। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आपके सेक्शन 28 की बात करता हूँ डिटेल में। सेक्शन 28 हमें इनकम बताता है कि कौन कौन सी इनकम जो है वो पीजीबीपी के हेड में क्या होने वाली है, टैक्सेबल होने वाली है। आइए जी आइए जी आइए जी मेरे साथ में बहुत ध्यान से एक बार सेक्शन 28 की डिटेल देख लीजिए, और फिर जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके एग्जांपल्स को हम देख करके चलेंगे, ठीक है। आइए जी, सेक्शन 28 इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड। इस हेड में कौन कौन सी इनकम चार्जेबल होगी, या इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन होगी, और अगर मैं यहाँ पे ऐड करवा दूं तो भाई सिंपल सी बात है, वोकेशन की जो इनकम है वो भी यहीं पे आपकी चार्जेबल होगी। और वोकेशन वोकेशन की जो इनकम है वो भी आपकी यहीं पे ही चार्जेबल होने वाली है। तो आपको ये ध्यान में रख करके चलना है कि भैया अगर कोई इनकम बिजनेस से, प्रोफेशन से या वोकेशन से हमने कमाई है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो सब यहाँ पे क्या होगी, चार्जेबल टू टैक्स होगी। इनडायरेक्टली कैसा हो सकता है भैया, कई बार क्या होता है आपको अपने क्रेडिटर से गिफ्ट मिल जाता है, ठीक है, अब वो इनकम कोई बिजनेस की इनकम नहीं है वैसे एक्चुअली में देखा जाए तो वो मेरी गिफ्ट इनकम है, बट क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूँ उस वजह से मेरे को ये गिफ्ट मिला है, ठीक है। मैं क्रेडिटर्स के साथ में डीलिंग करता हूँ, सप्लायर को सामान खरीदने के सामान खरीदता हूँ उससे और उसको पैसे देता हूँ, तो उसके बदले मुझे ये गिफ्ट मिला है। तो ये इनडायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस है, इसलिए टैक्सेबल होगी कहाँ पे भाई, आपके पीजीबीपी के हेड में। तो आपको ये ध्यान में रख के चलना है, इनकम बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, वोकेशन से, चाहे डायरेक्टली हो रही हो चाहे इनडायरेक्टली हो रही हो, वो टैक्सेबल, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑल इनकम आर टैक्सेबल, ठीक है ना, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो भाई, डायरेक्ट इनकम हो चाहे इनडायरेक्ट इनकम हो, सारी की सारी क्या रहेंगी, टैक्सेबल रहेंगी पीजीबीपी के हेड में। कहाँ टैक्सेबल रहेंगी, पीजीबीपी के हेड में। वो उम्मीद करता हूँ इतनी बात जो है वो आपको समझ आती है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई डायरेक्ट इनकम हो चाहे इनडायरेक्ट इनकम हो, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनकम जो है वो दोनों टैक्सेबल रहेगी, कौन से हेड में, पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल रहेगी। दैन फिर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो फिर इसमें सेकंड पॉइंट आता है भाई, कमीशन एजेंट जो है वो कमीशन एजेंट की जो
कमीशन इनकम है वो भी कहाँ पे टैक्सेबल होगी, पीजीबीपी के हेड में होगी। जैसे मनी ट्रांसफर एजेंट हो गए, जैसे मेनली ट्रांसपोर्ट एजेंट वगैरह हो जाते हैं, जो मेनली आपके बुकिंग्स वगैरह कर रहे हैं, फ्लाइट बुकिंग्स, एयर बुकिंग्स जो कर रहे हैं, जैसे मेक माई ट्रिप और ये सब हो गए, तो ये सब कमीशन एजेंट्स हैं। और इन कमीशन एजेंट्स की होने वाली इनकम पीजीबीपी के हेड में ही क्या होने वाली है, टैक्सेबल होने वाली है। अगर कोई कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है या कोई भी ट्रेड है या फिर कोई भी सर्विस अपने ही मेंबर्स को दे करके पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो बिजनेस से हो, चाहे प्रोफेशन से हो, या फिर कोई ट्रेड इसके बदले हो, तो अगर कोई भी स्पेसिफिक सर्विस आप अपने मेंबर्स को ही दे करके, स्पेसिफिक सर्विस अपने ही मेंबर्स को दे करके कमा रहे हो पैसा, जैसे कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज अपने मेंबर्स को ही पैसा मतलब सर्विसेज देती हैं या फिर गुड्स बेचती हैं या कोई भी ट्रेड करती है उनके साथ में और वहां से पैसा कमाती है। हाँ, नॉमिनल कमाते हैं, कम कमाते हैं, बट कमाते हैं। लेकिन वो जो पैसा कॉर्पोरेटिव सोसाइटी ने कमाया है, दिस इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। अगर कोई इंसेंटिव मिलता है आपको एक्सपोर्ट बिजनेस में, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एंटाइटलमेंट को बेच देना, ठीक है, कोई कैश असिस्टेंस मिल जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कस्टम ड्यूटी से का ड्यूटी ड्रॉबैक आ जाता है, ठीक है, कोई ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम के अंदर आपको कोई पैसा मिल जाता है, तो इन स्कीम्स के अगर आपको कोई भी पैसा मिल रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर, तो वो भी टैक्सेबल होगा पीजीबीपी के हेड के अंदर। अगर कोई आपको बेनिफिट या परक्विजिट मिल रहा है बिकॉज ऑफ योर बिजनेस या आपके प्रोफेशनल कैपेसिटी में, तो वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे डॉक्टर्स और लॉयर्स को अगर कोई जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल गया लॉयर को, तो भाई वो प्रोफेशनल लॉयर और प्रोफेशनल, और वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में उसको अगर कंपनी से मिला है, तो इट इज टैक्सेबल एज ए परक्विजिट अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी, ठीक है। जैसे परक्विजिट सैलरी में टैक्सेबल होता है एम्प्लॉय के लिए, लेकिन अगर एम्प्लॉय के अलावा मैं किसी और कैपेसिटी में हूँ, मैं प्रोफेशनल कैपेसिटी में हूँ या किसी और कैपेसिटी में, और मेरे को ये आरएफए वगैरह या फिर कोई भी परक्विजिट मिल रहा है या कोई भी बेनिफिट मिल रहा है, इट इज टैक्सेबल एज ए परक्विजिट अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। डन है, इतनी बात मेरे ख्याल से समझ आती है भाई। पार्टनर्स वाला टॉपिक बहुत डिटेल में भी हम ऊपर बात करेंगे, बट अभी भाई पार्टनर को कोई भी रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट मिलता है, तो वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। पार्टनर्स आर नॉट द एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म, तो इसलिए वो सारी चीजें जो रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन जो भी मिल रहा है, वो सैलरी के हेड में ना टैक्सेबल होकर के, सैलरी के हेड में ना टैक्सेबल होकर के, कहाँ टैक्सेबल होगा, रे बोल ले सब बोले, ठीक है, कहाँ टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगा भाई। प्रॉफिट ऑफ द फर्म पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगा, लेकिन वही प्रॉफिट जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो वो नॉन टैक्सेबल रहेगा पार्टनर्स के हैंड में, क्योंकि वो फर्म के हैंड में टैक्सेबल हो चुका है। तो अगेन पार्टनर्स के हैंड में वो क्या नहीं होने वाला है, टैक्सेबल नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ आती है। अगर कोई सम हमें मिला है, रिसीव या रिसीवेबल है, कैश में है या काइंड में है, किसी भी तरीके से है, तो भाई किसी भी एग्रीमेंट के अंडर अगर ये पैसा मिला है, तो भाई वो मेरे लिए टैक्सेबल होगा पीजीबीपी के हेड में। गिफ्ट, क्रेडिटर्स वगैरह से मिल जाए या कोई और पैसा अगर आपको मिल रहा है, तो वो भी आपके लिए पीजीबीपी के हेड में क्या होने वाला है, टैक्सेबल होना है। जैसे रिस्ट्रेन फ्रॉम ट्रेड, हम ट्रेड मतलब हम हमारे पार्टनर्स को रोक रहे हैं कि मान लो एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और आप उसको रोक रहे हो, पैसा दे रहे हो कि भाई हमारे जो बिजनेस आप यहाँ पे कर रहे हो था ना, सेम बिजनेस कहीं और मत करना। तो भाई अब रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड जनरली तो इलीगल है, बट अगर हम बात करें तो पार्टनर को रोकना तो जरूरी है, अदरवाइज वो पार्टनर हमारा सेम बिजनेस करके नुकसान कर सकता है। तो ऐसे केस में अगर हमने वो पार्टनर को कोई पैसा दिया, तो भाई पार्टनर को वो जो पैसा मिला है रिस्ट्रेन फ्रॉम ट्रेड, मतलब उसको बिजनेस, सेम बिजनेस करने से रोका गया है कुछ टाइम के लिए, तो फिर भैया ऐसे केस के अंदर आप जो पैसा दे रहे हो वो उस पार्टनर के लिए जो रिटायर हो रहा है उसके लिए टैक्सेबल होगा, कहाँ पे, पीजीबीपी के हैंड में। मतलब कोई भी पैसा जो कैश इन काइंड में और बिजनेस कैपेसिटी के अंदर मिल रहा है तब। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर अगर कोई इंप्लॉयर को पैसा मिलता है, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर इंप्लॉयर को कोई पैसा मिलता है, तो पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगा। इंप्लॉय को कोई पैसा मिलता है, तो वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा। अगर इंप्लॉय भी नहीं हो, आप इंप्लॉयर भी नहीं हो, फिर भी आपको वो पैसा मिल रहा है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो फिर वो अदर सोर्सेज में आपके लिए टैक्सेबल होता है। तो इंप्लॉयर के लिए पीजीबीपी में, इंप्लॉय के लिए आपके लिए टैक्सेबल होता है अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन्स। अगर आप इंप्लॉयर, सॉरी कैपिटल गेन नहीं, अंडर द हेड ऑफ सैलरी, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉय भी नहीं हो, एम्प्लॉयर भी नहीं हो, तो फिर वो आपके लिए कहाँ टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। स्टॉक इन ट्रेड को अगर कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया जाए, किसको, स्टॉक इन ट्रेड को, स्टॉक को जब कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो क्या होगा भाई, जैसे कॉस्ट है स्टॉक की 10 लाख, मेनली आपके लिए जब कन्वर्ट करे तो उस टाइम पे एफएमवी थी 12 लाख, तो भाई 2 लाख रुपए पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल हो जाएंगे और 12 लाख जो है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी इन केस ऑफ कैपिटल गेन्स, ठीक है। अगर आपने कोई एसेट को बेच दिया और बेच करके, ठीक है, सम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है, कोई भी कैपिटल एसेट बेच करके, सेल करके 35 एडी के अंदर, ठीक है, जो आप यूज कर रहे थे, अगर उसको बेच दिया, कोई पैसा आ रहा है, तो फिर वो आपके लिए टैक्सेबल होगा सेक्शन 28 के अंदर। उम्मीद कर तो इतनी बात समझ आती है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके एग्जांपल्स हमारे पास में हैं, उनको बहुत डिटेल में ध्यान से देख करके चलते हैं, आइएगा। वैसे तो बेसिक है, ये सारी बातें आपने पहले भी कर रखी है, बट उनको ध्यान से समझने से आपके लिए एक आपका पार्ट जो है वो, इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो कवर अप हो जाएगा अच्छे से। आइए, जैसे कुछ एग्जांपल्स ध्यान से देखना भाई। हमारे लिए सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन पार्टनरशिप के केस में तो क्या बोला गया है भाई, प्रॉफिट इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द फर्म, इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, लेकिन पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद द प्रॉफिट शेयर रिसीव्ड बाय द पार्टनर्स आर एग्जेम्प्ट इन हैंड्स ऑफ
पार्टनर्स भाई, पार्टनर्स के हैंड्स में वो क्या होने वाला है, आपका एग्जेम्प्ट होने वाला है, वो उनके लिए क्या नहीं होने वाला है, टैक्सेबल नहीं होने वाला है। ये आपको बात समझ करके चलनी है। लेकिन सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट या कोई भी रेम्यूनरेशन पार्टनर को मिल रही है तो वो टैक्सेबल होगी पीजीबीपी के हेड में, लेकिन भाई एक सर्टेन लिमिट तक। अब देखना ध्यान से कैसे। अगर मान लो फर्म का प्रॉफिट है 5 लाख, पार्टनर को सैलरी हमने दे दी 2 लाख, लेकिन अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 40B के हिसाब से बात करूं, मान लो सेक्शन 40B के हिसाब से मैं बात करूं, तो 40B के हिसाब से मान लीजिए 40B जो है आप पढ़ोगे अभी इसी सीरीज में, जब हम आगे बढ़ेंगे डिसअलाउंस के सीरीज में तो वहां पे हम पढ़ेंगे। तो भाई 40B के हिसाब से आपको अलाउ सिर्फ 1.5 लाख है, मान लीजिए सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पर अलाउ 1.5 लाख है, पार्टनर को अलाउ इतना ही होगा, ठीक है, सैलरी के तौर पे। तो भाई आपके लिए सीधी सी बात है, फर्म का प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, फिर हम ये बोलेंगे भाई देखो 5 लाख है फर्म का प्रॉफिट, 1.5 लाख ही माना जाएगा, क्योंकि भाई दिया तो आपने रेम्यूनरेशन 2 लाख है, पार्टनर को सैलरी तो 2 लाख दी है, बट एज पर सेक्शन 40 भी अलाउ 150 है, तो 150 यहाँ से माइनस करवाएंगे, बाकी का 3.5 लाख रुपए इन हैंड्स ऑफ फर्म टैक्सेबल होगा। हाँ, अब क्या पार्टनर को अगर 2 लाख की सैलरी मिली है तो क्या पार्टनर के लिए पूरे पूरे 2 लाख टैक्सेबल होने वाले हैं? जी नहीं। पार्टनर के लिए जो डिसअलाउंस राइज हो चुकी है, यहाँ पे जो आपने डिसअलाउंस कर दी है, मतलब जो खर्चा अलाउ नहीं किया है फर्म को 2 लाख का खर्चा मिलना चाहिए था, लेकिन आपने 1.5 लाख ही अलाउ किया बिकॉज ऑफ द आपने रेफर कर दिया सेक्शन 40B की कंडीशन के हिसाब से। तो भैया अगर डिडक्शन 1.5 लाख की मिली है ना, तो फिर वो पार्टनर के हैंड में भी 1.5 लाख ही टैक्सेबल होंगे, वो पूरे 2 लाख टैक्सेबल नहीं होंगे। ये बात आपको ध्यान में रख के चलिए। एक और एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आपके फर्म का प्रॉफिट है 5 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 15%, आपके 10 लाख रुपए की कैपिटल है पार्टनर्स की, उस पर अब 15% आपने देना है, बट भाई एक्चुअल में 15% अलाउ ही नहीं होता, 12% ही इंटरेस्ट अलाउ होता है। तो इंटरेस्ट एक्चुअली प्रोवाइडेड 1.5 लाख है, इनकम टैक्स के हिसाब से अलाउड है वो 1,20,000 है। भाई पीजीबीपी के हिसाब से फर्म का प्रॉफिट कितना होगा, 5 लाख में से 1,20, क्योंकि अलाउड ही इंटरेस्ट देना कितना है, 1,20,000 है मैक्सिमम, तो वही आपके लिए अलाउ होगा। 380 फर्म के हैंड में टैक्सेबल होगा। पार्टनर्स के हैंड में कितना टैक्सेबल होगा, 1.5 लाख नहीं होगा, क्योंकि 30,000 की डिसअलाउंस हो चुकी है, 30,000 की डिसअलाउंस हो चुकी है, तो पार्टनर्स के हैंड में टैक्सेबल होगा 1,20,000। उम्मीद करता हूं मेरी ये बात आपको समझ में आती है। इसके बाद भी वही वाली बात कि अगर आपने अपने किसी पार्टनर को पैसा दिया रिटायरमेंट के टाइम पे, और वो पैसा आप इसलिए दे रहे हो ताकि वो सेम बिजनेस ना करे, तो वो फिर आपके लिए टैक्सेबल होता है पीजीबीपी के हेड में। जैसे एबीसी पार्टनर्स है, बी रिटायर हो रहा है, कंटिन्यूइंग पार्टनर ए और सी बच गए, डज ए कॉन्टेक्ट टू बी विद टू स्टॉप हिम डूइंग बिजनेस, मतलब सेम बिजनेस करने से उसको रोका गया और उसको हमने 5 लाख रुपए दिए, तो ये बी के लिए टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। लेकिन भाई इसमें एक और पॉइंट है, एबीसी अगर में से बी रिटायर हो रहा है और 10 लाख रुपए हमने इसलिए दिए क्योंकि बी के नाम से हमने एक सॉफ्टवेयर ले रखा था, मतलब ये कैपिटल एसेट हो गया। अब भाई कैपिटल एसेट जो है बी का था, बी का कैपिटल एसेट अब हम यूज करेंगे, और बी रिटायर हो रहा है तो हम उसको उसके कैपिटल एसेट के बदले पैसा दे रहे हैं, तो ये जो पैसा है कैपिटल एसेट के अगेंस्ट में मिल रहा है, इसलिए टैक्सेबल होगा कौन से ऐड में भाई, कैपिटल गेन्स में। तो ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है भाई, इस केस में ये कहाँ टैक्सेबल होगा, आपके कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली बात जो है वो आपको सीरियसली आप समझ पाते हो और आपको ये समझ आती है बहुत ही अच्छे से। अगर मान लीजिए आप पार्टनरशिप के बिजनेस में, वही सेम बात आएगी, सी रिटायर हो जाता है, डोंट शेयर आर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, हम चाहते हैं कि सी जो है वो कहीं पे जाकर के प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हमारी शेयर ना कर दे, तो हमने सी को इस बात से रोकने के लिए 7 लाख रुपए दिया। अब ये 7 लाख जो है वो उसके लिए कहाँ टैक्सेबल होंगे, पीजीबीपी में। तो भाई कोई असेट के बदले अगर पैसा दिया जा रहा है तब वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, अदरवाइज किसी और चीज के लिए दिया जा रहा है तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी सेम बात करी, जनरली टेकन बाय एम्प्लॉयर, की मैन इंश्योरेंस प्रीमियम इज अलाउड, डिडक्शन के तौर पे भी अलाउड हो जाता है सेक्शन 36 के अंदर, ठीक है। अब बात ये आती है कि क्लेम इज रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय ऑफ, उसके फैमिली को मिला तो सैलरी के हेड में टैक्सेबल हो गया, एम्प्लॉयर को मिला तो भाई वो पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल हो गया। अदर किसी कैपेसिटी में, जैसे मान लीजिए आपने पार्टनर्स जो है पार्टनर्स का वो ले लिया आपने, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया, अब भाई पार्टनर तो एम्प्लॉय नहीं है, अब पार्टनर को जो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में जो पैसा मिलेगा वो बेसिकली आपके लिए कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा, फिर ऐसे अमाउंट जो है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होते हैं, आपको ध्यान में रखकर चलो, मतलब जो पीजीबीपी में नहीं टैक्स, क्योंकि एम्प्लॉयर का पैसा पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है, एम्प्लॉई का पैसा जो है वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल होता है, लेकिन अगर कोई भी चीज पीजीबीपी और सैलरी दोनों में ही टैक्सेबल नहीं हो पा रही है तो फिर वो अदर सोर्सेज में जाके टैक्सेबल होगी। फिर हमने एक पॉइंट पढ़ा था भाई, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर करना, स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में। जब स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट में ट्रांसफर होता है तब देखो जो डिफरेंस है एफएमवी और कॉस्ट ऑफ परचेज इज टैक्सेबल, पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर भाई डिफरेंस जो बेचा है सेल कंसिडरेशन और एफएमवी है वो कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा, कैपिटल गेन्स में। यहाँ पे जस्ट अपोजिट होगा, डिफरेंट जो एफएमवी और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, कैपिटल गेन्स में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी और जो एफएमवी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा। और फिर जो स्टॉक है और एफएमवी है, जब जिस दिन ट्रांसफर हुआ था कैपिटल एसेट से स्टॉक बना था, उस दिन की जो एफएमवी और स्टॉक की जो कॉस्ट है, क्या सॉरी जो स्टॉक की सेल प्राइस है, इस दोनों का जो डिफरेंस है वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। इसके बाद हमारे पास में सीरीज शुरू होती है
मतलब इसके बाद सेक्शन 29 आता है, वो मोड ऑफ कंप्यूटेशन बताता है, जो हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं। मोड क्या है भाई, किस तरीके से आप इनकम कैलकुलेट करते हो, वो आपने पहले ही पढ़ लिया कि भैया फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इनकम जो भी प्रॉफिट है वो उठाएंगे, उसमें ऐड करवा देंगे जो डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो उसमें ऐड करवा देंगे, ऐसे खर्चे जो कि अलाउ नहीं होने वाले हैं उसमें ऐड करवा देंगे, ऐसी कोई डीम्ड इनकम जो सेक्शन 41 में टैक्सेबल होती है उसमें से माइनस करवा देंगे, सेक्शन 32 का डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस करवा देंगे, नॉन बिजनेस इनकम है मतलब बिजनेस के अलावा कमाई है उसमें से माइनस करवा देंगे, ऐसे खर्चे जो पीजीबीपी के ऐड में अलाउ होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलाउ नहीं हो रहे होते हैं उसके अलावा माइनस करवा देंगे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिनकी 100% डिडक्शन आपको दी जाती है। इसके बाद भाई हमारे पास में सेक्शन 28 29 के बाद में आता है सेक्शन 30, जहाँ पे रेंट रेट रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग को आपको अलाउ करवाया जाता है, दो लोगों को, या तो ओनर या फिर टेनेंट। अगर आप ओनर हो तो भी आपको अलाउ करवा दिया जाएगा, अगर आप टेनेंट हो तो भी अलाउ करवाया जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ में। कंडीशन क्या है वो ध्यान से देखेंगे। एक्सपेंसेस अलाउएबल एज ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, भाई ओनर हो प्रॉपर्टी के तो कैसे खर्चा अलाउ करवाया जाएगा, रेंट का खर्चा अलाउ नहीं होगा ओनर को, ठीक है। भाई लेकिन अगर पार्टनरशिप का बिजनेस है और पार्टनरशिप के बिजनेस में रेंट जो है वो पे की गई है किसी पार्टनर को, तो फिर वो अलाउ करवा दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि पार्टनर जो है वो यहाँ पे बेसिकली प्रॉपर्टी का ओनर है और जो प्रॉपर्टी है वो फर्म यूज कर रही है, तो फर्म और पार्टनर जो है वो अलग अलग हो गए, सेपरेट लीगल एंटिटी हो गए। तो जो फर्म प्रॉपर्टी यूज कर रही है अगर उसका रेंट वो पार्टनर को दे रही है तो भाई इसको खर्चा माना जाएगा और आपको अलाउ करवा दिया जाएगा। लेकिन जनरली ओनर की खुद की प्रॉपर्टी है और वो अपने ही बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहा है तो उसका उसको कोई रेंट नहीं मिलता। हाँ, लोकल रेट म्यूनिसिपल टैक्सेस है, इंश्योरेंस अगर कुछ पे किए हैं उसने तो अलाउ करवा दिए जाएंगे, रिपेयर्स अगर उसने कुछ करवाई तो अलाउ करवा दिए जाएंगे, ठीक है। अगर उसने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो वो अलाउ नहीं होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ इसलिए नहीं होता क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन मिलता है, उसका खर्चा नहीं दिया जाता। कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा नहीं दिया जाता, उसका क्या अलाउ होता है, डेप्रिसिएशन अलाउ होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा आपको अलाउ नहीं होता है, उसका क्या अलाउ होता है, बेसिकली डेप्रिसिएशन अलाउ होता है। इसके बाद भाई हमारे पास में बात आती है टेनेंट के लिए क्या अलाउ है, रेंट अलाउ है, म्यूनिसिपल टैक्स अगर ये सब खर्चे भी उसने पे किए तो अलाउ है, रिपेयर्स उसने करवाया है और खुद से बियर किया है, खुद उठाया है भाई टेनेंट ने, तो रिपेयर भी उसको अलाउ हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर टेनेंट को भी अलाउ नहीं होगा। अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो आप अपने बिजनेस पर्पज और किसी और अदर पर्पज के लिए भी यूज कर रहे हो तो जो प्रोपोर्शनेट खर्चे हैं वही अलाउ होंगे, सारे खर्चे अलाउ नहीं होंगे। तो ध्यान से, जो प्रोपोर्शनेट खर्चे हैं वही आपको अलाउ होंगे, सारे एक्सपेंसेस ऑल एक्सपेंसेस कैन नॉट बी अलाउड। तो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस अलाउ हो जाएंगे अगर आप बिजनेस पर्पज के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो और किसी और अदर पर्पज के साथ साथ में ऐसा कर रहे हैं। तो भाई अगर सेक्शन 31 की बात करें तो यही रिपेयर्स, इंश्योरेंस, रेंट्स वगैरह, रेट्स वगैरह, लेकिन हमने ये पे किए हैं प्लांट मशीनरी फर्नीचर वगैरह के लिए। तो भाई सेम कहानी है, अगर खर्चे अलाउ करने की बात आएगी तो रेंट अलाउ नहीं होगा ओनर को, ठीक है, टेनेंट को हो जाएगा। रिपेयर्स वगैरह का खर्चा अलाउ हो जाएगा, बस ध्यान रखना रेवेन्यू नेचर के होने चाहिए और आपने खुद उठाए होने चाहिए। अगर ओनर ने रिपेयर उठाया तो ओनर को अलाउ हो जाएगा, अगर टेनेंट ने रिपेयर उठाया तो टेनेंट को अलाउ हो जाएगा, ठीक है। इंश्योरेंस का खर्चा जो है वो अलाउ करवा दिया जाएगा, इंश्योरेंस का खर्चा जो है वो क्या करवा दिया जाएगा, अलाउ करवा दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रखना इंश्योरेंस का खर्चा जनरली पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ होता है, क्योंकि भाई देखो इंश्योरेंस कभी भी आपका खर्च होने के बाद में पे नहीं होता, मतलब पेबल नहीं होता है, इंश्योरेंस हमेशा एडवांस में ही पे होता है, ठीक है, या फिर मतलब खर्चा जब हो रहा है उसी वक्त पे हो जाएगा या फिर एडवांस में पे होगा। तो इंश्योरेंस जो है पेमेंट बेसिस पे अलाउ हो जाएगा, दोनों को हो जाएगा, टेनेंट को भी हो जाएगा अगर उसने प्रीमियम दिया है तो, और अगर ओनर ने दिया तो ओनर को भी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना भाई, जो रिकंस्ट्रक्शन के रिप्लेसमेंट के ये खर्चे इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा और इनको डिडक्शन के तौर पे अलाउ नहीं करवाया जाएगा। इनको क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा और डिडक्शन के तौर पे अलाउ नहीं करवाया जाएगा। कोई प्रीवियस ईयर के खर्चे हैं वो भी आपको क्या नहीं करवाए जाएंगे, यहाँ पे अलाउ नहीं करवाए जाएंगे। नाउ वी हैव कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज 32। नाउ 4 सेक्शन हमने कवर किया। 28 जो चार्जिंग सेक्शन है, इनकम कौन कौन सी उसमें आएगी। 29 जो हमारे लिए मोड ऑफ कॉम्पिटिशन बताता है, फिर हमने 30 कवर किया, 31 किया। 30 और 31 डायरेक्ट एक्सपेंसेस के सेक्शन थे। इसी सीरीज में अगला सेक्शन आता है, वन ऑफ द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डेप्रिसिएशन, जो कि मेजोरिटी ऑफ पार्ट भी इस चैप्टर का कवर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेप्रिसिएशन को क्लेम करना कंपलसरी है, ये आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो है वो मेनली हर क्लास ऑफ असेट पे मिल जाएगा, चाहे वो कैपिटल असेट है नहीं है, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, जैसे लैंड हुआ या फिर मेनली फाइनेंशियल असेट्स हुए, उन पर आपको जो है वो डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करवाया जाता है। तो डेप्रिसिएशन मिल जाएगा खर्चे के तौर पे और ये चार्ज करना कंपलसरी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात भाई, अगर कोई भी असेट आपने खरीदा है और उस असेट को खरीदने के लिए आपने 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश में पे कर दिए हैं तो फिर वो आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए एक्चुअल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना होता है और वही ब्लॉक सिस्टम हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, क्योंकि जनरली डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो होता है तो वो हम कंसिडर करके चलते हैं। डेप्रिसिएशन यहाँ पे हमारे लिए टाइम वाइज नहीं लगता है, डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो आपको पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगा होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द आपने कब कौन सी डेट को
जो है वो एसेट खरीदा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, पुट टू यूज से आपको डेप्रिसिएशन मिलना मिलना शुरू होगा, रेडी टू यूज से फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने असेट को पुट टू यूज किया तो ये आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, रेडी टू यूज से नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ सिनेरियो में रेडी टू यूज पे भी डेप्रिसिएशन मिल जाता है, जब जैसे आपका फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह हो गए, या फिर ऐसे जो मतलब लूज टूल्स वगैरह हो गए जो आपने खरीद दिए हैं बट अभी खरीद के रख दिए हैं, वो रेडी टू यूज है बट अभी आपने उनको यूज नहीं किया है, तो उन ऐसे ऐसे टूल्स वगैरह जो पैसिव बेसिस पे भी यूज हो रहे हैं, या ऐसी चीजें जो पैसिव बेसिस पे यूज होंगी, अभी हमने उनको यूज नहीं किया, उनको रेडी टू यूज बेसिस पे भी उनका डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा। डेप्रिसिएशन को हाफ कर दिया जाएगा अगर असेट पिछले साल में पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हुआ है। असेट का पुट टू यूज अगर 180 दिन से कम है तो जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो हाफ कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आती है। फिर भैया हमने इसके बाद में जो आगे की बात पढ़ी है वो ये है कि अगर मान लीजिए आपने इस साल असेट खरीदा है, ठीक है, और इसी साल उसको पुट टू यूज कर रहे हो, तब तो ये 180 दिन वाली बात देखी जाएगी। लेकिन मान लीजिए आपने असेट जो है वो 23-24 में खरीदा था, पुट टू यूज आप उसको 24-25 दिसंबर 2024 में कर रहे हो, तो अब भाई ये यूज तो 180 डेज से कम हुआ है। अगर देखेंगे तो इसको 180 डेज से कम यूज हुआ है, बट भाई इस केस में आपको जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो पूरा मिल जाएगा, क्योंकि जो ये 180 डेज वाली कंडीशन है ये सिर्फ हम उसी ईयर में चेक करेंगे जिस ईयर में असेट को एक्वायर भी किया है और पुट टू यूज भी किया है। अगर दोनों सेम ईयर में तब तो देखा जाएगा 180 डेज, अगर दोनों सेम ईयर में नहीं है तो फिर ये 180 डेज वाली कंडीशन आप चेक नहीं करोगे। उम्मीद करता हूँ ये जो पार्ट्स हैं डेप्रिसिएशन के ये आप सबको याद होंगे, सबको आता होगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भाई बिल्डिंग के अंदर 3 रेट थे जनरली। अगर रेजिडेंशियल पर्पज के लिए कोई बिल्डिंग यूज हुई है तो 5%। रेजिडेंशियल वाली तो आती नहीं है ना, यहाँ पे आएगी भाई। रेजिडेंशियल जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी है और कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनको रखने के लिए हमने एक स्टाफ क्वार्टर्स बना रखे हैं, वो जो स्टाफ क्वार्टर्स हैं वो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज हो रहे हैं, लेकिन मतलब एक्चुअल में वो है तो हमारे बिजनेस का ही एसेट, इसलिए उसको डेप्रिशिएट तो किया जाएगा लेकिन 5% से। वहीं पर कमर्शियल यूज के लिए कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो 10%, अगर कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर है तो बेसिकली आपका 40% आपके लिए आ जाएगा। इसके बाद प्लांट एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स आता है जिसका 10% रेट है। फिर इंटेंजिबल एसेट आते हैं जिसका 25% रेट है। प्लांट एंड मशीनरी में काफी सारी चीजें आती है बट जनरल रेट प्लांट एंड मशीनरी का 15% है। मोटर व्हीकल की बात करें तो भाई मोटर व्हीकल का जो रेट है वो आपका 15 और 30%। अगर 15% नॉर्मल मोटर व्हीकल, और अगर कोई कमर्शियल पर्पज के लिए मोटर व्हीकल आप चला रहे हो तो उस पर 30%। फिर जब बात आती है भाई हमारे लिए मोटर व्हीकल के केस में, तो मोटर व्हीकल में एक और पॉइंट भी ये भी आया था कि भाई अगर आपने कोई मोटर व्हीकल 23/8/2019 से लेकर के 23/8/2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक खरीदा है, तो भाई उस केस में ये जो रेट है ये 15% से बढ़ा दिए जाएंगे। मतलब अगर आपने 23/8/2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में कोई एसेट खरीदा तो नॉर्मल मोटर व्हीकल है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 30% हो जाएगा। अगर कमर्शियल पर्पज के लिए तो पहले 30 था ही, 15 से बढ़ाओगे तो 45% हो जाएगा। जनरल रेट क्या है मोटर व्हीकल पे? 15 और 30% है, जो कि आपको ध्यान में रख करके चलना है। उम्मीद करूंगा ये बातें आपको समझ में आती है। तो मोटर व्हीकल की जनरल रेट कितनी है? 15। आप आपके मॉड्यूल में भी देख सकते हैं सारी रेट्स, वहाँ पे आपको बहुत ही डिटेल में भी अलाउ बताए गए हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उन्हीं को ध्यान में रखोगे। इसके बाद में भाई आपके लिए जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह और कंप्यूटर्स आते हैं उनको 40% से टैक्सेबल किया जाता है। बुक्स को 40% से टैक्सेबल बोल रहा हूँ, डेप्रिशिएट किया जाता है। बुक्स और कंप्यूटर 40-40% से डेप्रिशिएट होंगे। इसके बाद हमारे पास में इंटेंजिबल एसेट दैट इज 25% से डेप्रिशिएट होते हैं। ये वाले पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे थे जो हमारे आईसीआई के मॉड्यूल में भी कवर है और मैंने भी डिटेल में इन बातें करी थी। ये कुछ बेसिक बातें हो जाती है डेप्रिशिएशन के रिगार्डिंग। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि भाई डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी मेथड से लगता है तो एक ब्लॉक सिस्टम चलता है। वो ब्लॉक सिस्टम क्या होता है सामने देखेंगे मेरे साथ में और देख करके चलेंगे। भाई जो सेम क्लास के एसेट होते हैं ना, जिन पे सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग रहा होता है, उनको एक ब्लॉक में रखा जाता है। कैसे? 1/4/2024 की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी देखेंगे, मतलब जो पिछले साल की क्लोजिंग होगी उसमें से पिछले साल का डेप्रिसिएशन, मतलब 31 मार्च 2024 को जो डब्ल्यूडीवी होगी उसमें से जो पिछले साल 23-24 का डेप्रिसिएशन है वो माइनस करेंगे। वो माइनस करने के बाद में ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आएगी 1 अप्रैल 2024 की। अब ये जो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 1 अप्रैल 2024 की, इसमें परचेज ऑफ असेट ऐड कर दिया जाएगा जो पुट टू यूज मोर देन 180 डेज हो रहा है, और फिर हम परचेज ऑफ असेट वो ऐड कर देंगे जो पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हो रहा है। फिर हम ऐसे एसेट को जो हमने परचेज किया उसको हम ऐड करवा देंगे जो पिछले साल खरीदा तो गया बट पुट टू यूज नहीं हुआ। ध्यान रखना इस पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। नो डेप्रिसिएशन ऑन दिस एसेट, नो डेप्रिसिएशन। ये ऐड तो होगा ब्लॉक में लेकिन इस पे डेप्रिसिएशन नहीं दिया जाएगा। इट कैन बी एडेड टू द ब्लॉक बट नो डेप्रिसिएशन कैन बी अलाउड। नो डेप्रिसिएशन कैन बी अलाउड, कैन बी अलाउड। कोई भी डेप्रिसिएशन इस पे आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो मतलब ये ऐड तो होगा आपके डब्ल्यूडीवी में, बट आपको क्या नहीं करा जाएगा, इस पे डेप्रिसिएशन नहीं दिया जाएगा।
इसके बाद हमारे पास में बात आती है भाई, ये टोटल वैल्यू आ गई, इसमें से सेल वैल्यू माइनस करवाओगे। भाई सेल कभी भी हुआ हो, परचेज कभी भी हुआ हो, पहले परचेज ऐड होगा, फिर उसके बाद सेल माइनस होगा, ये ध्यान रखना है। ये सारी कहानी ईयर एंड पे होगी। सेल वैल्यू ऐड करवा दिया जाएगा। डब्ल्यूडीवी उन एसेट्स की, अब ध्यान रखना, डब्ल्यूडीवी उन एसेट की जो स्लम सेल में बेच दिए गए हैं। तो भाई जैसे मान लो आपने अपने बिजनेस की एक यूनिट स्लम सेल में बेच दी, तो जो स्लम सेल में आपने बेची है उनकी जो डब्ल्यूडीवी थी उन एसेट्स की, वो यहाँ से घटा दी जाएगी, हटा दी जाएगी। और जो सेल किए गए एसेट उनकी डब्ल्यूडीवी हटा दी जाएगी। फिर आपके पास में डब्ल्यूडीवी आ जाएगी 31 मार्च 2025 की। इसमें से फिर 24-25 का डेप्रीशिएशन जो भी बन रहा होगा वो आप माइनस करवाओगे। फिर नेट डब्ल्यूडीवी आ जाएगी 31 मार्च 2025 की। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रख करके चलनी है। भाई हमारे लिए जब बात होती है पीजीबीपी की, तो पीजीबीपी के अंदर आपके लिए टैक्सेबल होता है वो रेंट भी, जो आपने अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी को किराए पे दे करके कमाया है। लेकिन ध्यान रखना, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे दे करके जो आप रेंट कमा रहे हो, इस चीज़ का आपका बिजनेस है। तो अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दे करके मेनली इनकम कमा रहे हो और यही आपका बिजनेस है, तो भाई वो कमर्शियल प्रॉपर्टी से आने वाला रेंट हाउस प्रॉपर्टी में ना टैक्सेबल होकर के पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। अब बात ये है कि भाई अगर कोई इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल हो रही है, तो भैया ओनर जो होगा प्रॉपर्टी का, देखो डेप्रिसिएशन अलाउ करने के लिए दो कंडीशन और से भी सेटिस्फाई, डेप्रिसिएशन मिलना कंपलसरी है, किन किन एसेट पे मिलेगा, ये सब बातें ठीक है, बट दो चीजें भी बहुत जरूरी है भाई इसके अलावा। ये एक चीज, ये चीज कि भाई डेप्रिसिएशन सिर्फ ओनर को ही मिलेगा। दूसरा, ओनर को भी तब मिलेगा जब वो उस असेट को, पर्टिकुलर असेट को जिस पे वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है, उसको बिजनेस या प्रोफेशन पर्पस के लिए यूज करता है। अगर वो अपने बिजनेस और प्रोफेशन के अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहा होगा, तो फिर भाई उसे भी क्या नहीं अलाउ होगा, डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। ध्यान रखना, फिर उस केस में उसे भी डेप्रिसिएशन आपका अलाउ नहीं करवाया जाएगा। तो भाई ध्यान रखना, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी को डेप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन वो भी कब मिलेगा, जब वो उस प्रॉपर्टी को अपने ही बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा है। अगर वो अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो उसे डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। तो अगर इनकम अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी की बात करें, तो भाई ओनर अगर अपनी बिल्डिंग को, प्लांट मशीनरी को या फर्नीचर को, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए यूज करता है और टैक्सेबल होता है, बेसिकली उसकी वो बिजनेस इनकम पीजीबीपी के हेड के हिसाब से टैक्सेबल होती है, तो डेप्रिसिएशन अलाउ करवा दिया जाएगा सेक्शन 32 के अंदर। वहीं पे अदर सोर्सेज की बात करें, मान लीजिए कोई भी रेंटल इनकम है या कोई भी ऐसी इनकम है जो यहाँ टैक्सेबल नहीं हो पा रही है, मेनली आपके पीजीबीपी में, वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो रही है, तो अदर सोर्सेज में भी टैक्सेबल हो रही है, तो वहां भी डेप्रिसिएशन दे दिया जाएगा सेक्शन 57 में। लेकिन अगर कोई इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो रही है, चाहे वो बिल्डिंग से रिलेटेड हो या लैंड बिल्डिंग से रिलेटेड इनकम हो, भाई उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में आपको क्या मिल जाता है, 30% की फ्लैट डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन 24A के हिसाब से। तो भाई वहां पे आपको हाउस प्रॉपर्टी की अगर इनकम है, तो उसके अगेंस्ट में कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। बाकी पीजीबीपी और अदर सोर्सेज की इनकम के अगेंस्ट में आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। हाउ टू कैलकुलेट, किस तरीके से डब्ल्यूडीवी मेथड से के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। भाई डब्ल्यूडीवी एक असेट की 1 अप्रैल 2024 को 5,60,000 दे रखे हैं, 4 असेट्स हैं हमारे इसके अंदर। हमने 2 असेट्स और खरीदे 6 लाख रुपए के, 11,60,000 के 6 असेट हो गए हमारे पास में। अब बेच दिए 7 लाख रुपए के 3 असेट बेच दिए। कितने असेट बेच दिए, 7 लाख रुपए के 3 असेट बेच दिए। बचे कितने भाई, 4,60,000 के। अभी भी कितने असेट बच गए, 6 थे, 6 में से 3 बेच दिए, तो रिमेनिंग डब्ल्यूडीवी में बच गए 3 असेट्स। ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है, ब्लॉक है अभी भी, और भाई ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे लिख देंगे ब्लॉक एग्जिस्ट। ब्लॉक एग्जिस्ट, तो भाई ब्लॉग एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, और सिंपल सी बात है, अगर ब्लॉग एग्जिस्ट कर रहा है तो भाई सीधी चीज है, ये 4,60,000 है वो डेप्रिशिएबल डेप्रिशिएशन हो जाएगा, और वो चार्जेबल मतलब इन पे डेप्रिशिएशन मिल जाएगा, और ये डब्ल्यूडीवी हो जाएगी बाकी के बचे हुए 3 असेट्स की, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपके पास में 4 असेट थे, 2 नए खरीदे, 12,60,000 रुपए आपके लिए, यहाँ 11,60,000 रुपए यहाँ पे टोटल डब्ल्यूडीवी हो गई, और आपने इन 6 में से 3 बेच दिए और दे बेच दिए 12 लाख रुपए में, तो भाई डब्ल्यूडीवी तो अब नील हो गई, ब्लॉक तो एग्जिस्ट कर रहा है, डब्ल्यूडीवी नील हो गई। कैपिटल गेन राइज हो गया यहाँ पे, क्या राइज हो गया भाई, कैपिटल गेन। और कितना कैपिटल गेन राइज हो गया यहाँ पे, एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एसटीसीजी कैपिटल गेन्स। भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन राइज हो गया, कितने रुपए का, 40,000 रुपए का। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके लिए टैक्सेबल होगा। ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि 3 असेट अभी भी हमारे पास है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 लाख या 11,60,000 हो गए, 6 के 6 असेट बेच दिए हमने 10 लाख रुपए में। अब 6 के 6 बेच दिए तो भाई 1,60,000 बच गया, और ये हमारे लिए लॉस हो गया अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन, क्योंकि ब्लॉक ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सीज टू बी एग्जिस्ट हो गया, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, मतलब ब्लॉक ही एग्जिस्ट करना क्या हो गया, बंद हो गया है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको यहाँ पे समझ आती है, किस तरीके से जो है वो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की जाएगी। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। आगे बढ़िएगा, इस पे बात करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उस पर हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एडिशनल डेप्रिसिएशन पे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ करके चलेंगे।
एक्चुअल कॉस्ट पे बात करेंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन पे कर लेते हैं पहले। आइए जी, आइए जी, एडिशनल डेप्रिसिएशन। हम्म, भाई जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो आपको अलाउ करवाया जाएगा, ठीक है, बट आपको अलाउ किन कंडीशंस के साथ में करवाया जाएगा वो देख करके चलना। आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन तब मिलेगा जब 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 आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर हैं जो बेसिकली किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आर्टिकल और थिंग, कोई भी चीज़ आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो। इवन प्रिंटिंग बिजनेस को भी मैन्युफैक्चरिंग माना गया है यहाँ पे, पावर जनरेशन या ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन का है, और आपने ऑप्टेड आउट किया है, मतलब किससे बाहर आए हो, 115 बीएसी मतलब न्यू टैक्स रिजाइम से बाहर आए हो। तो जिस साल आपने एसेट को खरीदा है सिर्फ उसी साल, जिस साल आपने एसेट को खरीदा है सिर्फ उसी साल आपको 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा प्लांट और मशीनरी पे, जो कि फर्स्ट ईयर का ही है। सिर्फ मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस शुरू करने के बाद में पहले साल कुछ एसेट खरीदे तो उस पर भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होना चाहिए। अगले साल जो एसेट खरीदे उन पे नॉर्मल 15% का डेप्रिसिएशन या जो भी आपका रेट लग रहा है वो नॉर्मल रेट तो लगेगा लगेगा, प्लस 20% मिल जाएगा एक्स्ट्रा। लेकिन ये एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ प्लांट और मशीनरी पे ही मिलेगा, बाकी चीज़ों पे नहीं मिलेगा। मतलब फर्नीचर, बिल्डिंग और इंटेंजिबल एसेट्स पे आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर एसेट पुट टू यूज 180 डेज लेस हुआ है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, 50% हो जाएगा, मतलब 20% का आधा 10%, और वो बचा हुआ आधा 10% वो अगले साल आपको क्या करवा दिया जाएगा, अलाउ करवा दिया जाएगा अगले साल, अगर आप 115 बीएससी के लिए ऑप्ट नहीं करते हो तो। ठीक है, ध्यान रखना एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो आपको अलाउ नहीं होगा। अगर आप सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी इंडिया के बाहर से खरीदते हैं या फिर इंडिया में खरीदते हैं तो नहीं मिलेगा। मोटर व्हीकल खरीद रहे हो, कोई भी प्लांट मशीनरी खरीद रहे हो जो ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, असेट जिस पे डिडक्शन पहले ही दे दिया गया है, सेक्शन 100% डिडक्शन कहाँ मिलता है, 35 या 35 एडी में, अगर पहले ही दे दिया गया है तो कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन मांगने मत आ जाना। ध्यान रखना 115 बीएससी के अंदर ही एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। अगर आप 115 बीएससी फॉलो नहीं करोगे, 115 बीएससी फॉलो नहीं करोगे तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एसएलएम भी मिल सकता है आपको, एसएलएम से भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, लेकिन सिर्फ ये तीन इंडस्ट्रीज, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो इंडस्ट्रीज है वो एसएलएम मेथड से ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। उनको एक ऑप्शन दिया गया है, जरूरी नहीं है वो इसी मेथड को फॉलो करेंगे, बस उनको क्या दिया गया है, एक ऑप्शन दिया गया है। अगर मैं एडिशनल डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग एक और बात करूं वो ये कि भाई बहुत बहुत ध्यान से एक एग्जांपल के थ्रू मैं वो डिस्कस करता हूँ। आइए, मैंने वो एग्जांपल आपको लिखवा भी रखा होगा, ये रहा। भाई हमने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी 2 लाख रुपए की, हमारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, 1/6/2023 को खरीदा। 23-24 डब्ल्यू मान लो नील है, 2 लाख खरीदा, मोर देन 180 डेज है, दैट इज योर 2 लाख। 2 लाख में से भाई आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन 30,000 मिल गया, एडिशनल डेप्रिसिएशन 40,000 मिल गया, 1,30,000 आपकी डब्ल्यू बच गई 31/3/2024 की। नाउ बिजनेस को लॉस होता है तो जो डेप्रिसिएशन है 70,000 का, 30 और 40,000 का, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के तौर पे। भाई 24-25 में आपने ऑप्ट कर लिया 115 बीएससी, अब क्या है कि अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड होकर के आया है, तो अब क्या करेंगे, जो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसको रिड्यूस करवा देंगे 40,000 से, मतलब जो 40,000 एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला पार्ट था ना वो आपको अगले साल भी अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के तौर पर अलाउ नहीं होगा। लेकिन हाँ, क्योंकि डब्ल्यू 130 हो गई है, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो माइनस करने से डब्ल्यू 130 हो गई थी, तो भाई क्योंकि अब जब आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है उसको अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में कंसीडर नहीं किया जा रहा है, अगले साल नहीं दिया जाएगा, तो डब्ल्यू तो बढ़ाओगे ना भाई, डब्ल्यू तो फिर मेरी 130 नहीं रहनी चाहिए, फिर वो 40,000 से, क्योंकि मेरे को जब ये 40,000 का डेप्रिसिएशन ही अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि मैंने 115 बीएससी ऑप्ट कर लिया है, तो फिर भाई मेरी डब्ल्यू कितनी होगी, 2 लाख में 30,000 में मतलब 170 होगी, तो ये जो 130 थी इसको 40,000 से बढ़ा के 170 कर दिया जाएगा डब्ल्यू। ये बात आप ध्यान में रख करके चलेंगे, तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात जो है वो आपको समझ में आती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देख करके चलते हैं, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही ध्यान से, ठीक है। बेसिक सी बात है भाई। इसके बाद हमारे पास में पॉइंट आएंगे एक्चुअल कॉस्ट के, हाउ टू कैलकुलेट द एक्चुअल कॉस्ट इन डिफरेंट 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 सिनेरियोज। भाई सबसे पहले एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए जो परचेज प्राइस ऑफ एसेट है वो कंसीडर करेंगे, जो भी एक्सपेंसेस उसको रेडी टू यूज बनाने में हुए हैं, जैसे फ्रेट फ्रेट लग गए, इंस्टॉलेशन चार्जेस लग गए, तो वो उसमें जोड़ देंगे। इंटरेस्ट, जब तक उसको पुट टू यूज नहीं किया गया है, अगर मान लो कोई एसेट हमने लोन पे लिया है और लोन पे लिया तो उस लोन का इंटरेस्ट दे रहे हैं, और उस एसेट को जब तक हमने पुट टू यूज नहीं किया तब तक के उस दिन तक का कोई भी इंटरेस्ट है तो वो भी जोड़ दिया जाएगा। टैक्सेस जिसके क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, जीएसटी वगैरह जिनका क्रेडिट अवेलेबल नहीं है वो जोड़ दिया जाएगा। सब्सिडी ग्रांट्स को यहाँ से माइनस, अगर कोई सब्सिडी या ग्रांट्स हमें मिली है तो यहाँ से माइनस करवा देंगे, एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। अगर कोई भी एसेट खरीदा है और उसको खरीदते वक्त हमने पे किया है 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में, मतलब बैंकिंग मोड के अलावा किसी और मोड में पे किया, तो फिर वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। अगर स्टॉक कन्वर्टेड होता है कैपिटल एसेट में तो क्या होगा, और इस सब बातों से रिलेटेड भाई क्या आप एसेट की कॉस्ट क्या मान करके चलेंगे। देखो स्टॉक की कॉस्ट थी 8 लाख, एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन 10 लाख है, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टी डीलर अपने ही बिजनेस के अंदर लेटिंग आउट का प्रॉपर्टी शुरू कर देता है तो फिर क्या होता है, जैसे
प्रॉफिट टैक्सेबल ड्यू टू कन्वर्जन, कन्वर्जन के तौर पे टैक्सेबल हो गया 2 लाख का प्रॉफिट, भाई डब्ल्यूडीवी कितनी हो जाएगी, 10 लाख हो जाएगी, और इस 10 लाख पे क्या मिलेगा आपको, डेप्रिसिएशन मिलेगा। देखो सीधी बात है ना यार, 2 लाख टैक्सेबल कर दिया, 8 लाख तो मेरा खरीदने में लगा ही था स्टॉक को, फिर 2 लाख आपने टैक्सेबल कर दिया और 2 लाख टैक्सेबल कर दिया, तो सीधी सी बात है आपके लिए पूरा 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 जो है वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। ये चीज आप ध्यान में रख करके चलेंगे। ओके डन है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास में बात आती है असेट रिसीव्ड बाय द असेसी एज ए गिफ्ट बाय गिफ्ट और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अगर कोई असेट हमें गिफ्ट या इनहेरिटेंस से मिला है तो जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट है वही हमारे लिए क्या बन जाएगी भाई, एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। तो सीधी सी बात है, लेकिन ध्यान रखना उसको प्रीवियस ओनर ने जितने टाइम के लिए यूज किया उतने का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। जैसे प्रीवियस ओनर ने 1/4/2019 को एक्वायर किया, 5 लाख रुपए का एक्वायर किया, 15% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो भाई 1 अप्रैल 2024 तक असेट गिफ्टेड बाय द प्रीवियस ओनर टू एसएससी 1 अप्रैल 2024 को दिया, तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक का जो 5 साल का डेप्रिसिएशन है वो माइनस करवाएंगे, जो वैल्यू बचेगी वही एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी हमारे लिए। डन है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर सेकंड हैंड असेट अगर परचेज कर रहा है एसएससी, सेकंड हैंड असेट अगर एसएससी परचेज कर रहा है, और भाई वो सेकंड हैंड असेट का परचेज करने का सिर्फ पर्पस ये है कि वो अपने डेप्रिसिएशन को बढ़ा सके, डेप्रिसिएशन के खर्चे को बढ़ा सके, जिससे डेप्रिसिएशन का खर्चा बढ़ने से उसकी इनकम टैक्स की लाइबिलिटी कम हो जाए। तो अगर एओ को ऐसा लगता है तो फिर भैया एओ अपने हिसाब से जो है वो सेकंड हैंड असेट की प्राइस कैलकुलेट कर सकता है, उस सेकंड हैंड असेट की कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकता है। तो बहुत ध्यान से, एओ को ऐसा लगता है कि भाई असेसी ने सेकंड हैंड असेट परचेज किया और वो सिर्फ उसका पर्पस ये है कि वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी को मेनली कम कर सके या टैक्स लाइबिलिटी को खत्म कर सके, ये पर्पस है उसका। तो भाई ऐसे केस में जो उसकी सेकंड हैंड असेट की कॉस्ट है वो एओ जॉइंट कमिश्नर की परमिशन के साथ में क्या कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रख के चलना है। कई बार क्या होता है भाई, हम असेट को बेचते हैं और फिर री एक्वायर कर लेते हैं, और इसका भी पर्पस बहुत बार ये होता है कि भाई हम हमारी जो है वो हायर कॉस्ट पे री एक्वायर करें ताकि ज़्यादा डेप्रिसिएशन मिल सके। तो भाई यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेनेशन जो है वो जो लगती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई जैसे मान लीजिए हमने ट्रांसफर करी प्रॉपर्टी 5,60,000 में बेच दी, डब्ल्यूडीवी ट्रांसफर की थी भी 4,40,000, प्रॉपर्टी को रीक्वायर कर लिया गया 5 लाख के अंदर, तो फिर इसमें क्या बोला गया भाई, एक्चुअल प्राइस पेड फॉर री एक्विजिशन कितने दिए, 5 लाख, और डब्ल्यूडीवी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इन दोनों में से जो लोअर होगा ना उसी को एक्चुअल कॉस्ट ट्रीट कर लिया जाएगा, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उसी को क्या ट्रीट कर दिया जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट इक्वल्स टू 4,40,000, एक्चुअल कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारे लिए यहाँ पे, 4,40,000 हो जाएगी। ठीक है, क्यों भाई, री एक्वायर 5 लाख में किया, मान लो री एक्वायर 4 लाख में किया होता और सस्ते में किया होता तो फिर वो हो जाता, लेकिन भाई आपका तो पर्पज ही ये था ना कि आप टैक्स लाइबिलिटी को अवॉइड कर सको, तो इसलिए ऐसे केस में आपको जो 5 लाख और जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है 5 लाख जो री एक्विजिशन की, और 4,40,000 जो कि आपकी डब्ल्यूडीवी थी री एक्विजिशन से पहले, उन दोनों में से जो लोअर होगा उसको सिंपल सी बात है भाई मेनली एज एक्चुअल कॉस्ट ट्रीट किया जाएगा और उसी पे फ्यूचर में डेप्रिसिएशन अलाउ करवाया जाएगा। असेट अगर बेचा और टेकन कर वापस से रेंट पे ले लिया है तो फिर भाई इस केस के अंदर आपके लिए क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल डब्ल्यूडीवी ऑन द सेल कितनी थी, 55 लाख, कॉस्ट ऑफ द असेट 60 लाख, ट्रांसफर प्राइस 66 लाख है। भाई जब आप उसको रिक्वायर कर रहे हो तो आपके लिए 55 लाख आ जाएगा। तो अगर असेट बेचा गया है और उसको दोबारा से रेंट पे ले रहे हो, और भाई ये देखो ये सब काम आप इसलिए कर रहे हो, ये सब आप काम इसलिए कर रहे हो ताकि इनकम टैक्स की लाइबिलिटी को कम कर पाओ, तो भाई ये लाइबिलिटीज आपकी यहाँ से कम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए प्रोविजन इस टाइप का डाला गया है कि जो डब्ल्यूडीवी थी पहले उससे ज्यादा तो कभी आपकी कॉस्ट हो ही नहीं सकती है। तो आइए जी, मतलब री एक्विजिशन के टाइम पे कभी भी उससे ज्यादा कॉस्ट नहीं हो सकती। भाई बिल्डिंग जो पहले हम एज बिजनेस पर्पज के लिए तो यूज कर रहे थे, ठीक है, बिल्डिंग प्रीवियसली फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी नाउ यूज फॉर द बिजनेस पर्पज। भाई पहले मेरी प्रॉपर्टी थी और मैं उसको बिजनेस पर्पज के लिए अब यूज करने लगा हूँ, ठीक है ना, पहले वो मेरी प्रॉपर्टी थी, या तो मान लीजिए पहले मेरे बिजनेस की इनकम ही सॉरी वो अलग पॉइंट है, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से, जैसे फॉर एग्जांपल पहले वो मेरे सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए यूज हो रही थी, लेकिन अब बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज हो रही है, तो फिर क्या होगा भाई, जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ होगी बिल्डिंग वो कैसे निकालेंगे, जो भी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग थी उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करवा देंगे जितने पर्पस के लिए हमने उसको बिजनेस के अलावा यूज किया है। जैसे मान लो 4 साल पहले खरीदी थी बिल्डिंग और 4 साल के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड यूज रही वो, अब 4 साल बाद हम उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने लगे, तो भाई 4 साल के लिए जो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड रही है ना, उस सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, जो वैल्यू आएगी उसी को एक्चुअल कॉस्ट माना जाएगा, और फिर फ्यूचर में इस एक्चुअल कॉस्ट पे जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो आप माइनस करते हुए जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो आप क्लेम कर सकते हो अंडर द हेड ऑफ पीजीवीपी एज ए डिडक्शन। इंटरेस्ट अगर दिया गया है भाई हमने एसेट को एक्वायर करने में, तो जो इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज दे दिया वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, और जो पुट टू यूज की डेट के बाद दे रहे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, और वो सेक्शन 36 के हिसाब से आपको अलग हो जाएगा।
अगर कोई एक्चुअल कॉस्ट है डब्ल्यूडीवी इन केस ऑफ बिजनेस एग्जेम्प्ट अर्लियर, मतलब वो बिजनेस की इनकम पहले एग्जेम्प्ट थी, अब वो टैक्सेबल होगी, तो फिर उसकी एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालें? तो भाई एक्चुअल कॉस्ट जो भी थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से, उसमें से बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन माइनस करो, अगर कोई रिवैल्यूएशन हुआ है तो उसके इफेक्ट को नलीफाई करो, मतलब अगर अपवर्ड है तो माइनस कर दो रिवैल्यूएशन, अगर डाउनवर्ड है तो प्लस कर दो, और फिर भाई ऐसे केस में आपकी डब्ल्यूडीवी आ जाएगी एज पर पीजीबीपी। पीजीबीपी के हिसाब से भी वही डब्ल्यूडीवी हो जाएगी जो आपके अकाउंट्स के हिसाब से डब्ल्यूडीवी होती है। ये पॉइंट हमारे लिए आ जाता है। इसका एक एग्जांपल बेसिक से हमने यहाँ पे देखा। आइए जी, डब्ल्यूडीवी नील कब हो सकती है? दो ही सिचुएशन में हो सकती है, केस फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, जहां पे भाई एसेट सारे के सारे बेच दिए गए हैं और डब्ल्यूडीवी जो एसेट की वैल्यू, सेल वैल्यू है वो डब्ल्यूडीवी से ज्यादा आ गई है। लेकिन इस केस में ब्लॉक एग्जिस्ट करेगा अगर सारे एसेट नहीं बेचे हैं तो। सारे एसेट जो है वो ट्रांसफर कर दिए लेकिन भाई ब्लॉक की वैल्यू बच रही है। अब जो ब्लॉक की वैल्यू बच रही है वो कैपिटल गेन में एज ए लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा या एडजस्ट कर दिया जाएगा, सेट ऑफ कर दिया जाएगा। भाई अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सेटअप हो सकता है कि हाँ अनलिमिटेड ईयर्स के लिए हो सकता है, कोई पावर मेनली इस पे। अनअब्जॉर्ब का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए करंट ईयर में हमें लॉस हो गया, अब डेप्रिसिएशन कहाँ से माइनस करोगे? ठीक है, तो भाई पहले से लॉस हो गया, फिर डेप्रिसिएशन माइनस होगा नहीं, तो डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड करवा देंगे। डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, इसलिए सीक्वेंस ऑफ सेट ऑफ क्या रहेगा? जब अगले साल मान लो प्रॉफिट होता है, अब अगले साल प्रॉफिट होता है तो फिर भाई पहले डेप्रिसिएशन, अगले साल का जो डेप्रिसिएशन है पहले वो माइनस करवाया जाएगा, फिर जो पिछले सालों का लॉस कैरी फॉरवर्ड होकर के आया वो माइनस करवाया जाएगा, और फिर लास्ट में जो है वो आपका पुराने अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करवाए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। बेसिक सी बात है, सेट ऑफ अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अलाउड इवन इफ द बिजनेस इज क्लोज्ड डाउन बाय द असेसी। असेसी सेम होना चाहिए, अगर असेसी सेम है तो भाई बिजनेस बंद होने के बाद में भी, असेसी सेम है तो बिजनेस बंद होने के बाद में भी आपको अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का जो है वो बेसिकली क्लेम करवा दिया जाएगा, सेट ऑफ करवा दिया जाएगा बिजनेस बंद होने, इवन बिजनेस बंद होने के बाद भी। ये वाला एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं, साइंटिफिक रिसर्च वाला ये एग्जांपल है जिसको हम डिस्कस करके चलेंगे सेकंड पार्ट में। तो पहले पार्ट में मैंने डेप्रिसिएशन तक कंप्लीट किया, अगले पार्ट में मैं बाकी का ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ इस पार्ट को बहुत ही अच्छे से आप रिवाइज अप कर लेंगे और मेरे ख्याल से कोई पॉइंट जो है वो आपको दिक्कत नहीं देगा। चलिए जी, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ करके चलिए, मेहनत करिए, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाइए और जान लगा दीजिए आने वाले सितंबर और जनवरी अटेम्प्ट्स को पास करने के लिए। चलिए जी, ऑल द बेस्ट सबको।